ऑल्दो ही इज माई बॉजम फ्रेंड आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीजन। बताओ बच्चों, पहला सवाल है, ऑल्दो ही इज माई बॉजम फ्रेंड का मतलब होता है लंगोटिया यार। आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर, लेकिन मैं उससे नहीं पूछ सकता या नहीं कह सकता पैसे के लिए विदाउट एनी विविडली रीजन। बताओ आप बच्चों, आपको पता है विविडली का मतलब होता है क्लियरली। विविडली का मतलब क्या होता है? क्लियरली। और क्लियरली अगर विविडली का मतलब है तो क्लियरली एक एडवर्ब होता है। क्लियरली क्या होता है? एक एडवर्ब होता है। और आपको ये बात भी पता है बच्चों कि रीजन जो है वो नाउन है। रीजन क्या है? अगर रीजन नाउन है तो नाउन के बारे में एडवर्ब नहीं बता सकता, नाउन के बारे में एडजेक्टिव बताता है। तो विविडली का जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है ना बच्चों, वो विविड होता है, नॉट विविड। विविडली, विविड का मतलब होता है क्लियर, और विविडली का मतलब होता है क्लियरली। तो रीजन एक नाउन है, नाउन के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब नहीं। तो हमें एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ विविडली लिखनी पड़ेगी, जो क्या होती है? विविड होती है। समझ गए? ये हमारा पहला सवाल है। चलो नेक्स्ट। प्रभा was exorbitantly paid for how skillful she received the visitors and entertained them. हाँ, अगर आपने यहाँ हाउ यूज किया है तो आप जो है वो मैनर के बारे में बातचीत करना चाहते हैं कि हाउ स्वीटली, हाउ एंग्रीली, हाउ लविंगली, यानी मैनर को बताने के लिए हाउ यूज होता है। हाउ स्वीट आप ये भी बोलते हो, है ना? तो ये मैनर को बताने के लिए चीजें यूज होती हैं। और मैनर जो है वो क्या होता है आपका? स्किलफुल तो एडजेक्टिव है, स्किलफुल तो क्या है? और वैसे भी तुम्हें पता है कि रिसीव वर्ब है, वर्ब में डिटेल ऐड करवाने के लिए एडजेक्टिव नहीं आता, वर्ब में डिटेल ऐड करवाने के लिए एडवर्ब आता है। तो यहां पर आप स्किलफुल मत यूज करिए, स्किलफुल का एडवर्बियल फॉर्म स्किलफुली होता है। क्या होता है? स्किलफुली। तो यहां पर कौन आएगा? यहां पर आएगा स्किलफुली इन प्लेस ऑफ स्किलफुल। समझ गए बात को? ये हमारा दूसरा सवाल। तीसरा, द कैप्टन came presently, but I cannot say where he has slipped out unnoticed. कौन से पार्ट में एरर है? देखो, ये कह रहा है बच्चों कि जो कैप्टन था, केम यानी सेकंड फॉर्म आया था, कैप्टन आया था प्रेजेंटली, कैप्टन आया था प्रेजेंटली। प्रेजेंटली का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटली का मतलब तो सून होता है, यानी अभी कल बताया था कि आगे आने वाले समय, जो जल्दी आने वाला है समय, जैसे इंडिया नीड्स हाइब्रिड कार्ड सून, सून को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं प्रेजेंटली से। समझ रहे हो? तो आप प्रेजेंटली का मतलब तो क्या दिखाते हो? सून से दिखाते हो। तो आप यहाँ प्रेजेंटली मत यूज करिए, क्यों? क्योंकि वो तो आ गया था, वो तो आ गया था। अगर वो आ गया था तो प्रेजेंटली मत यूज करो, यहाँ पर क्या यूज करो? एट प्रेजेंट। अभी अभी तो कैप्टन यही था, अभी अभी तो कैप्टन यही था, अब पता नहीं किधर चला गया। स्लिप्ड आउट का मतलब होता है गायब हो जाना। अभी अभी तो यही था, पता नहीं अब वो किधर चला गया, ये इसका मीनिंग होगा। कर पाओगे? आगे वाला है क्वेश्चन नंबर 4। दे वर एक्सेप्शनल गुड orators, so all of us listen to them very attentively. हाँ, गुड क्या है? एडजेक्टिव। गुड एडजेक्टिव होता है, और गुड की एडवर्बियल फॉर्म वेल होती है। क्या होती है? वेल। हमें बताना है गुड के बारे में, हमें किसके बारे में बताना है? गुड। यानी हमें बताना है एडजेक्टिव के बारे में। अगर एडजेक्टिव के बारे में आप बताओगे तो आपको यूज करना चाहिए एडवर्ब। और एक्सेप्शनल का एडवर्बियल फॉर्म एक्सेप्शनल नहीं होता, वो क्या होता है? एक्सेप्शनली। तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक्सेप्शनली गुड। ठीक है, ये हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा। आपको है ना इन सवालों में दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। आपको एक कॉन्सेप्ट तो ये ध्यान में रखना है कि तुम्हें नाउन और प्रोनाउन की पहचान होनी चाहिए।
एक तुम्हें ये चीज ध्यान में रखनी है कि एडजेक्टिव की पहचान होनी चाहिए। फिर अगर तुमने नाउन और प्रोनाउन को पहचान लिया तो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता कौन? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब के बारे में अगर तुम्हें बताना है तो फिर यूज करोगे किसको? एडवर्ब को। और कुछ एडवर्ब्स दिखती एक जैसी हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है, तो वो तुम्हें मैं ऑलरेडी लिखवा चुका, जैसे एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, समटाइम्स, समटाइम में क्या फर्क है, विविडली का क्या मतलब होता है, समझ रहे हो? ये एडवर्ब्स, जैसे येट में और स्टिल में क्या फर्क है, ये हमने लिख लिया। ठीक है। इनफ एडवर्ब जब यूज होता है तो उसकी पोजीशन कहाँ होती है, ये हमने बातचीत कर ली। क्वाइट का यूज कैसे होता है वो हमने पढ़ लिया। क्विट का यूज कैसे होता है वो हमने पढ़ लिया। क्वाइटली का यूज कैसे होता है ये भी हमने पढ़ लिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी जो कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ एडवर्ब्स हैं, ये तो हम ऑलरेडी अलग से डिस्कस कर चुके। एडवर्ब का यूज कहाँ होना चाहिए और एडजेक्टिव का यूज कहाँ होना चाहिए ये तुम्हें मैंने बता ही दिया। बस यही चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है इन सवालों को करते समय। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। ही हैज बीन ट्राइंग टू लूर, लूर का मतलब होता है भड़काना। लूर का मतलब क्या होता है? भड़काना। ही हैज बीन ट्राइंग टू लूर हर फॉर मंथ्स, owing to his misfortune he has not still succeeded। बोलो। अरे बहुत आसान सवाल है, इससे आसान अभी तक कोई सा भी सवाल नहीं आया ऊपर। कल ऑनलाइन क्लास में भी मैंने तुम्हें बताया था बच्चों। हाँ, जिसने कल की क्लास ली थी येट के अंदर फर्क तुम्हें समझाया था कि येट का यूज कैसे होता है। देखो, एक तो होता है येट और एक होता है स्टिल। इन दोनों में फर्क है, येट में और स्टिल में। येट जो है वो नेगेटिव होता है, मतलब मान लो येट का यूज आप कब करते हो? ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क येट, इसमें आप येट का यूज करोगे। आप ये कहोगे कि उसने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन उससे थी कि उसे अभी तक वो काम कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अब आप क्या यूज करोगे? यट का यूज करोगे। यानी नेगेटिव सेंस में किसका यूज होगा? यट का यूज होगा। दूसरा मैं ये लिख दूं, मैंने ये बोला ही इज स्टिल डूइंग हिज वर्क, वो अभी तक अपना क्या कर रहा है? काम कर रहा है। इसका मतलब इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। वो अभी तक अपना काम कर रहा है, मतलब आप उसके बारे में एक नॉर्मल सी बात बता रहे हो कि ऑन गोइंग प्रोसेस उसके काम करने की है और अभी तक वो चली रही है। स्टिल तो ये मीनिंग देता है। कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग तो कौन देगा? स्टिल। और नेगेटिव का मीनिंग कौन देगा? यट। यानी जो काम हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है, वो मीनिंग कौन देगा बेटा? यट देगा। ये दोनों में फर्क है। अगर ये दोनों में फर्क है तो फिर यहां पर आपने ये सेंटेंस लिखा है कि ही हैज बीन ट्राइंग टू लूर, वो कोशिश कर रहा था उसे भड़काने की महीनों से, उसे भड़काने की वो उसे कोशिश कर रहा था महीनों से। ओविंग टू हिज मिसफॉर्चून, लेकिन उसका दुर्भाग्य है। क्या है? ही हैज नॉट, नोट आ गया, देखो नोट के साथ स्टिल कभी मत यूज करना। अगर नोट आएगा तो क्या आएगा? येट। ही हैज नॉट येट सक्सीडेड, लेकिन अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। यानी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है। तो जो काम हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है उसको दिखाने के लिए येट आता है। बाकी मतलब येट का और स्टिल का दोनों का ही टिल नाउ होता है। येट का मतलब भी टिल नाउ होता है और स्टिल का मतलब भी टिल नाउ, यानी अब तक का मीनिंग ही देते हैं दोनों, लेकिन फिर भी फर्क है दोनों में। कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट सवाल। हाँ, मैंने तुम्हें दो एडवर्ब्स लिखवाई थी बच्चों। एक तो मैंने तुम्हें लिखवाई थी फेयरली और एक मैंने तुम्हें लिखवाई थी रेदर। फेयरली और रेदर। फेयरली का मतलब तो मैंने तुम्हें लिखवाया था पॉजिटिव सेंस में, एक्सेप्टेबल।
कौन से सेंस में? फेयरली का मतलब एक्सेप्टेबल सेंस में, पॉजिटिव सेंस में। एग्रीएबल, जिसको साथ तुम एग्री हो, उसके लिए तो आप क्या यूज करोगे? फेयरली। वेन यू आर नॉट एग्री मतलब यू आर डिसएग्री, नॉट एग्री बोले तो डिसएग्री। अगर आप एक्सेप्टेंस के सेंस में नहीं हो, एक्सेप्टेड आपके लिए वो चीज नहीं है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो नेगेटिव मीनिंग हो गया। नेगेटिव मीनिंग के लिए रेदर यूज होता है। किसका यूज होता है? रेदर। तो यहां पर आपने ये जो सवाल लिखा है, द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड, जो अमाउंट जिसको कंपनी ने पेड किया है, टू द डिपेंडेंट्स, किसको? डिपेंडेंट्स को, जो उन्होंने पेड किया है, ऑफ द डेड वर्कर। किसके डिपेंडेंट थे वो? डेड वर्कर, यानी कोई वर्कर रहे होंगे, किसी कंपनी में काम करने वाले मजदूर रहे होंगे, किसी चीज की वजह से वो मरमरा गए होंगे, और उनके डिपेंडेंट्स, उनके परिवार वालों को कंपनी ने हर्जाना दिया होगा। वो हर्जाने के बारे में यहाँ बातचीत चल रही है। तो ये कह रहा है कि डेड वर्कर वॉज फेयरली अनजस्टिफाइड। अनजस्टिफाइड का मतलब नेगेटिव मीनिंग हो गया बच्चों। अनजस्टिफाइड का मतलब क्या हो गया? अनजस्टिफाइड का मतलब जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, और जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है। अगर वो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे तो आपको फेयरली नहीं रेदर चाहिए, क्योंकि वो डिसएग्री का मीनिंग कौन देता है? रेदर देता है। अगर वो रेदर देता है तो फेयरली का यूज मत करो। क्या करो यहां पर? रेदर। समझ गए? ये हमारा सवाल का जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कट्टा यहीं गाय यहीं आले आण आण वाला कड़े जान, आण का कोई खाना ही बने, जान का ही खाना है। बताओ। ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, सो व्हेन गिवन ए चांस ही कैन लीड द कंपनी टू इट्स गोल। ये आंसर तो बताने चाहिए, सीधा सीधा सवाल को नोटबुक में लिखवाया था तुम्हें। हाँ, देखो बच्चों, मैंने तुम्हें कहा था ये वाला जो क्वाइट होता है ना, QUITE, इसका मतलब होता है कंप्लीटली। इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। और क्वाइट कंप्लीटली का मतलब ये है कि ये नॉन ग्रेडेबल है। नॉन ग्रेडेबल वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको आप आगे ग्रेड नहीं कर सकते, उन्हें अपन क्या कहते हैं? नॉन ग्रेडेबल। ठीक है? तो क्वाइट जो है वो एक तो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के साथ नहीं आएगा। जैसे नॉन ग्रेडेबल का मतलब रेड, रेड रेड का मतलब लाल। कलर्स, नेम ऑफ कलर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन ग्रेडेबल होते हैं। अब हम कई बार रेड को क्या बोल देते हैं बेटा? रेडेस्ट। क्या बोल देते हैं? भाई लाल का और क्या लाल होगा? मान लो कोई चीज लाल है, तो वो ज्यादा लाल हो जाएगी क्या? नहीं, नहीं हो सकती। मान लो कोई चीज राउंड है, तो आप उसे बोल देते हो राउंडेस्ट। अरे वो ऑलरेडी राउंड है, उससे और ज्यादा राउंड कर सकते हो क्या तुम? नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात? मान लो कोई चीज जो है वो तीखी है, मान लो तीखी, एकदम पिन्नी है ना? उसको कर दोगे वो तो हो जाएगी। कोई तीखी कम भी होती है, मान लो यो कम तीखो है ना? आप थोड़ा इसको और घस घस के और कर दो, कच्ची पेंसिल लगा करता ना, टाइम पास में लगा रहता। अर्धवार्षिक परीक्षा होती ना, मास्टर बाहर ना बैठा देता था। तुम्हें तो क्या ही बैठाया होगा। तुम तो टाइल वाली स्कूल में पढ़ोगे ना, टाइल्स वाले में मिट्टी थोड़ी थी तुम्हारी स्कूल में। ठीक है, मिट्टी। हाँ, फिर तो तुमने ये अनुभव जरूर किया होगा कि जब वो ओरल होता था, तब मास्टर जी तो चेयर डाल के आगे बैठे रहते थे, और तुम्हें लाइन में वहां उधर बैठा के रखते थे। अब तुमने पेपर में तो तुम इतने नहीं डरते थे, क्योंकि उसमें तो ये टीप टाप की इधर उधर की चीजें लिखनी होती थी, तो लिख देते थे। लेकिन ओरल में तुम्हारा सिस्टम हिला हुआ रहता था, पता नहीं है क्या पूछेगा। तो वो जो अनकंफर्टेबल तुम्हारी सिचुएशन हुआ करती थी, तो तुम पेंसिल को ऐसे ऐसे किया करते थे। तो जब तुम उसको शुरुआत करते थे तो वो थोड़ी कम बुढ़ी होती, मतलब तीखी होती। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाती है? एकदम एकदम पिन्नी। फिर भी नोजू तोड़ लेता, और फिर तुम उसको दोबारा करने लग जाते। समझ रहे हो? तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें आप आगे ग्रेड नहीं कर सकते, उन्हें नॉन ग्रेडेबल कहा जाता है। और नॉन ग्रेडेबल के साथ क्वाइट का यूज मत करिए। और क्वाइट का मतलब ही क्या है? कंप्लीटली।
अगर क्वाइट का मतलब ही कंप्लीटली है तो जो चीज ऑलरेडी कंप्लीटली है उसको ना तो आप ऑलमोस्ट लिख सकते हो उसके साथ, ना ही आप उसके साथ कंप्लीटली जैसे शब्दों का यूज कर सकते। तो क्वाइट के साथ बच्चों यहां क्या मत यूज करो, ऑलमोस्ट का यूज नहीं होगा, डायरेक्टली बोलो ही इज क्वाइट कॉम्पिटेंट। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का। हाँ बेटा, 6 में है द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर वॉज फेयरली अनजस्टिफाइड। देखो एक फेयरली है और एक रेदर है। फेयरली जो है वो जस्टिफाइड चीजों के साथ आता है, मतलब एग्रीबल चीजों के साथ। अनजस्टिफाइड एडजेक्टिव है। हाँ, नहीं तो देखो भाई, मॉडिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई करवाना है? अनजस्टिफाइड को। अनजस्टिफाइड है, अनजस्टिफाइड पॉजिटिव मीनिंग है या नेगेटिव? नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव मीनिंग है तो इसको बताने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए हमें एडवर्ब भी क्या चाहिए? नेगेटिव। और नेगेटिव एडवर्ब रेदर होती है, फेयरली नहीं। मान लो यहां अनजस्टिफाइड की जगह क्या होता? जस्टिफाइड, तब आप फेयरली कर सकते थे। ठीक है, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कर पाओगे? चलो नेक्स्ट 8 का करिए। द इंपोर्टेड आर्टिकल्स विच यू सेल आर इनफ कॉस्टली टू ऑल द पॉकेट्स ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन टू बाई देम। कॉस्टली नहीं है आएगा। हाँ बच्चों, एक इनफ एडवर्ब होती है। इनफ क्या होती है? एडवर्ब। अब ये इनफ एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव के लिए भी यूज की जा सकती है, और ये इनफ एडवर्ब एडवर्ब के लिए भी यूज की जा सकती है, दोनों के लिए यूज की जा सकती है। लेकिन अगर आप इसे यूज करना ही चाहते हो तो इसे आप जिसके लिए यूज कर रहे हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो या फिर चाहे वो एडवर्ब हो, उसे अगर यूज करना है तो इनफ कहां पे आएगा? बाद में। इनफ की पोजीशन बाद में होती है, पहले नहीं। इनफ की पोजीशन कहां होती है? बाद में। ये अपनी नोटबुक में लिख लोगे आप ये सवाल के साथ। कहां गया वो? तो इनफ इधर आएगा, पहले तो ये सवाल लिखोगे फिर नीचे ये बात लिखोगे। लिख लो, विद सवाल के साथ ये बात लिख लोगे आप। लिख लिया बच्चों? अब देखो आगे।
क्वेश्चन नंबर 9. The students requested their principal to be enough kind to grant them 5,000 rupees for the reconstruction of the tennis court. वही सवाल है फिर से. ऊपर आपने कॉस्टली को डिफाइन किया और नीचे आपने यहां काइंड, तो इनफ का यूज होगा. ऊपर तो कॉस्टली एडवर्ब था और नीचे काइंड क्या है, एडजेक्टिव. तो दोनों को कर सकता है, लेकिन जब भी करेगा आएगा बाद में, तो काइंड इनफ होगा. 10 का. I met Seema about 2 years ago and have remembered her every four. Four. I met Seema about 2 years ago and I have remembered her for. नहीं, बी तो ठीक है, ये सवाल अधूरा है. अब इसमें है तो इसमें भी यही होगा. एवरी फोर क्या मतलब हो गया? एवरी फोर का तो कोई मतलब ही नहीं आएगा. आई मेट सीमा अबाउट 2 years ago एंड हैव रिमेम्बर्ड. ये सवाल पता नहीं क्या है, इसको देखेंगे. ये अधूरा सवाल है. ये तो सही है, अगो गलत नहीं है. अगो में गलती मत निकाल देना. अगो में गलती इसलिए मत निकाल देना क्योंकि बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आएगा तो अगो ही. अगर बैकवर्ड फ्रॉम पास्ट होता तब आप बिफोर करते. तो अगो तो यहाँ सही है, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ और होना चाहिए था. ठीक है. और मेरे हिसाब से एवरी फोर नहीं, वेरी फोर होता है. एवरी फोर तो कुछ होता ही नहीं है, तो एरर तो यहाँ पर आ जाएगा. वेरी फोर का मतलब ये होता है कि बहुत बार, कई दफा फ्रीक्वेंसी को शो करता हुआ. चलो एक बार इसको देख लेंगे. 11 का बताइए. His his essay was unmatched, so he was awarded the best prize in the form of a shield made of silver and enameled with some precious stones. देखो, his essay, उसका essay क्या था? was लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब के बाद में अनमेस्ड जो है वो एडजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है पहले पार्ट में. His essay was unmatched, फिर कॉमा आ गया, सो कंजक्शन आ गया. सो ही वॉज अवॉर्डेड. ये पैसिव में लिखा क्योंकि अवार्ड किसी दूसरे के द्वारा दिया जाता है, लिया नहीं जाता. तो आप अवॉर्डेड मत लिखो, इसको पैसिव में लिखोगे तो सी वॉज अवॉर्डेड, उसको अवार्ड दिया गया. अवॉर्डेड द बेस्ट प्राइज. ये बेस्ट आया है, सुपरलेटिव डिग्री है. अगर सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उसके साथ द लिखा जाता है. प्राइज नाउन है, नाउन के लिए बेस्ट, और ये द इस सुपरलेटिव डिग्री की वजह से आ गया. द बेस्ट प्राइज, इसमें भी कोई समस्या नहीं है. ए पार्ट में भी दिक्कत नहीं है, बी में भी दिक्कत नहीं है. सो ही वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट प्राइज. चलो, इन द फॉर्म ऑफ ए शिल्ड, यानी वो जो अवार्ड था, वो अवार्ड किस फॉर्म में था? वो एक शिल्ड थी या था. वो अवार्ड क्या था? एक कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आ सकता, तो शिल्ड के पहले अगले ने क्या लगा दिया? ए आर्टिकल लगा दिया. ए शिल्ड जो किससे बनी हुई थी? मेड ऑफ सिल्वर, चांदी से. एंड इनेमल्ड, इनेमल्ड का मतलब सजाना. इनेमल्ड का मतलब सजाना, उसके ऊपर सजाया गया था, उसे संवारा गया था. विद किस चीज से? प्रीसियस एडजेक्टिव होता है. स्टोन्स जो है वो नाउन होता है. ठीक है. अब बाठा तो भी को ऊपर लग गया, को नहीं हो गया है ना? लगे होंगे कुछ स्टोन, प्रीसियस का नाम आया तो कुछ महंगी धातु धातु वो लगी होगी. ये प्लूरल हो सकता है. सम की वजह से ये प्लूरल हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है. एवरीथिंग इज ओके इन दिस सेंटेंस, नो एरर. ठीक है. नेक्स्ट 12 का तुम कर लेना. क्वेश्चन नंबर 13. इंडिया प्लेड every careful right from the beginning of the match held at Sharjah in order to win the match. बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे एकदम एग्जैक्ट आंसर बताइए.
आप कभी गलत तो हो ही नहीं सकते, बच्चे जो मेरे हो। देखो सुनो बच्चों, आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। प्लेड, प्लेड यहां पर एक वर्ब यूज हुई है। अब ये प्लेड जो वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है और एक्शन वर्ब भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। अब लिंकिंग वर्ब है या नहीं है, इस बात का पता करने के लिए आपको मैंने एक मेथड बताया हुआ है कि इस वर्ब को आप रिप्लेस करके देख लीजिए किसी भी बी की फॉर्म से। अगर रिप्लेस करने पर उसका मीनिंग सही आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। आप ये देखोगे इंडिया इज केयरफुल, सही है ना, इंडिया इज केयरफुल या इंडिया वॉज केयरफुल। लेकिन सर जैसे ही हम इसको एवरी के साथ बोल रहे हैं ना, एडजेक्टिव के साथ बोल रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है। हमें सिर्फ लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव ही तो लिखना होता है, तो हम तो इसे एडजेक्टिव के साथ बोल के देखेंगे ना, बाकी इसके साथ जो लगा है उससे हमें कोई मतलब। हम ये पहचान कर रहे हैं कि ये लिंकिंग वर्ब है या नहीं है, तो मैं इसे रिप्लेस करके देख रहा हूं बी की फॉर्म से। तो मैं लिख रहा हूं इंडिया वॉज केयरफुल या इंडिया इज केयरफुल, इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब हो सकती है, क्योंकि ये बी की वर्ब से क्या हो रही है, रिप्लेस हो रही है। अगर ये लिंकिंग वर्ब हो सकती है, इसका मतलब एडजेक्टिव तो आपने जो लिखा है वो सही है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद में आप एडजेक्टिव लिख सकते हो। लेकिन ये क्या तोहफा है, एवरी, एवरी तो डिटर्मिनर होता है भाई, एवरी तो डिटर्मिनर होता है, और डिटर्मिनर तो नाउन के लिए यूज होता है। लेकिन तुम्हें यह यूज किसके लिए करना है, एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव के लिए जो डिटेल ऐड करता है वो तो एडवर्ब होता है। एडवर्ब एवरी नहीं होता, एडवर्ब वेरी होता है। तो यहां पर एडवर्ब मत यूज करो। डिग्री दिखाने के लिए डिग्री ऑफ एडवर्ब क्या लिखो आप, वेरी। तो इंडिया प्लेड वेरी केयरफुल। अब पूरा के पूरे को रिप्लेस करके देखोगे तो भी सही है, इंडिया इज या इंडिया वॉज वेरी केयरफुल या इंडिया इज वेरी केयरफुल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। आप अगर इसको एक्शन वर्ब मानते प्लेड को, तब आपको लिखना होता केयरफुली, इंडिया प्लेड केयरफुली। आप डायरेक्टली लिखिए इंडिया प्लेड केयरफुली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही ध्यान से इंडिया क्या कर रहा था, खेल रहा था। ऐसे भी आप इसको ठीक कर सकते थे, समझ गए। चलो नेक्स्ट 14। Although he only earns 600 rupees a month, he manages to support his family. बच्चों तुम्हें ओनली पढ़ाया है क्लास में, यहां क्लास में, ऑनलाइन में तो पढ़ाया था, यहां पढ़ाया है, पढ़ाया है ओनली एंड जस्ट पढ़ाया है। चलो पढ़ लो। ऑनलाइन क्लास देखने के बहुत सारे फायदे हैं बच्चों, वहां मैं एकदम वो रहता हूँ, फ्री माइंड नहीं, फ्री माइंड तो मैं हमेशा ही रहता हूँ, फ्री माइंड तो मैं हमेशा ही रहता हूँ। ऑनलाइन में मैं ये रहता हूँ कि